शुरू हो गई। 1 2 3। वेलकम टू CMH क्लासेस एंड CMH प्रैक्टिकल क्लासेस। आप सबका स्वागत है CMH क्लासेस में। आज मैं आप सबको कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूं जिनको हम कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या ही करना चाहिए कि हम आगे बढ़ जाएं। क्या तरीके हैं हमें आगे बढ़ने के, वो आज मैं इसमें कवर करूंगा। आप सबको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट में आपके बेल आइकन है उसको दबाएं, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा लगे सबको बताएं, बुरा लगे तो पर्सनली कमेंट कर दें। इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। पब्लिकली भी कर सकते हैं, रोक नहीं सकता मैं किसी को, लेकिन करिए, जरूर बोलिए, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं बताएंगे उसको पता नहीं लगेगा। तो हमें आगे बढ़ना है तो हमें बताना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम आगे कैसे बढ़े। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास बच्चे नए भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार हम ही क्लास में आ रहे हैं तो मुझे क्या ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे अंदर जो है हम उसको कभी भी नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने आप। ठीक है, तो पहला जो मेरा आपको सीख है, जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको ऑलरेडी आता है आप उसको बेहतर करें। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बच्चे आते कहते हैं सर मेरे को तो साइन साइड से पढ़ाओ। अच्छा, मैं कहा साइन साइड से पढ़ो, वो जरा वाटर का फॉर्मूला बता दो। सर वो तो नहीं पता। सर वो तो मैंने 5-6 साल पहले किया था। अरे भाई, जब आपने 6 साल पहले वाटर का फॉर्मूला करा हुआ भूल गए तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको 5 साल बाद आप याद रखोगे, उसकी क्या गारंटी। तो जो भी आपने कराया, चाहे साइंस कराए, चाहे मैथ्स कराए, चाहे बायो कराए, अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो तो वो पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहली जो आपको ये देखना है कि हमें बेटर कैसे होना है। बेटर होने के 2 रास्ते हैं। जो हमें ऑलरेडी आता है, जो हमें ऑलरेडी आता है, पहले तो हमें वो बेहतर करना है। और दूसरा, अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं आती तो हम उसको सीख सकते। तो आप हमसे क्या बोलेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि सर जो आता है उसको बेहतर करने से हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे या नया सीखने से आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे ही अगर मैं पूछूं कि भाई नया सीखने से आगे बढ़ेंगे या जो आता है उसको बेहतर करने से आगे बढ़ेंगे, तो आप क्या कहो, क्या है आपका? आप बताइए। देखो, परफेक्शन तो बहुत मुश्किल होती है आज की डेट में किसी भी चीज़ में। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट एट दिस टाइम, लेकिन ठीक है, आप एक अच्छे लेवल तक करो ना, जिन लोगों को लगे तो सही आपने करा है। आप क्या कहते हो? नहीं, जो 2 शब्द है उन्हीं के ऊपर बात। आप शब्द बदलोगे तो क्या पूरा टॉपिक हिल जाता है। मैंने दो शब्द बोले कि आप पहले जो आया हुआ है उसको बेहतर करके आगे बढ़ना चाहते हो या नया सीख के आगे बढ़ना चाहते हो। जो पहले आता है आपको, आप उसको बेहतर करना चाह रहे हो। ठीक है, आप बताइए। नया सीख रहा है, आप बताइए। आप सबसे अलग हो। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कॉमर्स साइड में आई हो, अब नया नहीं सीखोगी तो आपकी जो ग्रोथ आप चाह रही हो वो नहीं होगी। लेकिन मैं छोटी सी एक आपको बात बताऊं, शी इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से ये मेरे को जवाब देती है कई बार, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे भी बेटर है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसने अपनी साइंस साइड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। यानी कि उसके अंदर जो एक प्रक्रिया है चीज़ों को सीखने की, वो बहुत अच्छी है। शी इज लर्निंग हर साइंस साइड वेरी वेल। तो जब हम कॉमर्स साइड को पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ उसकी वो नॉलेज लेवल जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। इवन अगर आप करंट की बात करो, जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो टीचर एकेडमिकली ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बट जब आप उसको वर्किंग को देखते हो, और मैं भी उसको बहुत बड़े बड़े काम देखता हूँ, तो वहाँ वो मेरे को जो है ना कभी आश्चर्यचकित भी करता है। यार ये कर पाया इतना आसानी से, कर दिया यार इसने। तो अब क्या है, कुछ टाइम बाद हमें आदत पड़ जाती है, और जब हमें आदत पड़ती है तो एक बड़ी दिक्कत होती है, एक्सपेक्टेशन ग्रोथ। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, ये नहीं करा तुमने, तो फिर डांट भी पड़ती है। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न है, क्योंकि उसकी वो लेवल नहीं है, लेकिन वो उस लेवल से ऊपर का काम करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आता है उसको बेटर करना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखिए। क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, बेटा क्या करा था तुम्हारे बाद में? मैंने BA करी थी। BA में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? ये पढ़ा था। कुछ आता है? और मैं आपको बताता हूँ, जो पुराने लोग होते हैं, जहाँ वहाँ पहुँच जाओ, जहाँ आप वहाँ पहुँच जाओ, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। मेरा बेटा गया, मैं किसी के यहाँ गया मिलने के लिए, क्लाइंट के यहाँ, बड़े आदमी बैठे हुए थे, RSS के थे, कुछ नहीं, मोबाइल खेल रहा है वो। अच्छा, पढ़ना चाहिए तुम्हें, शुरू हो, तुम्हें इनके बारे में पता है, तुम्हें इनके बारे में पता है, तुम्हें उनके बारे में पता है। इफ द चाइल्ड डजंट नो अबाउट देम,
तो क्या होता है उसका वहाँ पे मान सम्मान गिर गया होता है, साथ में उसके पिता का गिर गया होता है, स्कूल का गिर गया होता है, घर वालों को सबका गिर गया होता है। ये कैसे बदले? तो जब आप अपने पढ़े हुए काम को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो मान सम्मान आपका नहीं जाता, आपके परिवार का भी जाएगा, आपके स्कूल का भी जाएगा, आपके टीचर का भी जाएगा, आपकी अब तक की अपब्रिंगिंग का जाएगा कि आपने आज तक करा क्या। जब आपने 12वीं अगर साइंस साइड से करी और आपको यही नहीं आता तो फिर आपने पढ़ा क्या? ठीक है, तो मेरा ये कहना है जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आप बेटर करें। कैसे करेंगे? मैं छोटी सी टेक्निक आपको बता रहा हूँ जो मुझे आज तक हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल भी देता हूँ। मेरे क्लाइंट कई बार मुझसे पूछते हैं अमित जी ये कैलकुलेशन है कैसे होगी? तो आपने देखा होगा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं तो मुझे कैलकुलेटर्स की जरूरत है या मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, तो मैं कहता हूँ सर इतना इतना मोटा मोटा इतना होगा। अरे यार एग्जैक्ट बता दे। अब अगर उन्होंने एग्जैक्ट तुम्हारे साथ रुकी उसे 2 मिनट, फिर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। कई बार क्या होता है 60-70% केस में उनको मोटा मोटा चीज होता है जो कई बार मैं बहुत एक्यूरेटली बता भी देता हूँ, क्योंकि इनकी फिगर भी बड़ी अच्छी होती है। किसी ने मुझे पूछा 2 करोड़ के आसपास का, किसी ने 3 करोड़ का पूछा, 20% पूछा, 18% पूछा, 2 मिनट में कैलकुलेट होता है। वो फिगर्स मुझे नंबर्स में तो नहीं पूछते क्योंकि वो भी अप्रोक्सीमेशन पूछेंगे, उनको भी फिगर थोड़ी ना 1 to 1 याद होती है। वो कहते हैं यार हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी है भाई और मेरी 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है यार, इस पर मेरे को 1.5% का रिटर्न चाहिए, बताना 1 साल में यार कितना बैठेगा। तो फिर मैं कैलकुलेट करके देता हूँ। नहीं यार अगर मंथली हम ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज देते तो मैंने कहा सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप मेरे से बात करें। क्लियर हो गया मेरी बात? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाए। आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन तो मैं कर रहा हूँ ना। तो आप जो आपने करा हुआ है उसको बेटर करें। तो करे हुए में बेटर में हम क्या कर सकते हैं, इसकी आप लिस्ट भी बना सकते हो, उसको बेटर करिएगा। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। पहली लिस्ट है टेबल्स। आप 20 तक टेबल्स अपने बिल्कुल टिप्स पे याद रखिए। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, 20 तक टेबल्स में आपके सीधे टेबल, उल्टे टेबल, क्रॉस टेबल, जंपिंग टेबल सारे होने चाहिए। सीधे मतलब 202 से लेके 10 तक और 210 से लेके 202 तक रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको 202 के बाद 23 से पूछा जाए या 25 से पूछा जाए वो आपको आना चाहिए। और आप जिस फील्ड में हो, काउंटिंग फील्ड में, वहां पे आपको एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ, कंप्यूटर अलग कैलकुलेट करता है, हमारा दिमाग अलग कैलकुलेट करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जब हम कई बार कैलकुलेशंस करते हैं तो हम साइड में बैठे होते हैं, हमारा बच्चा कैलकुलेट कर रहा है, बेटा इस इनवॉइस की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, 18% कितना हुआ सर? 1800 आ गया। हमारा दिमाग हिट करता है 1 लाख का 18%, हाउ कैन इट बी 1800? कुछ गलती कर रहा है तू। अरे सर वो गलती हो गई सर, पॉइंट लग गया सर। ठीक है, या मैं कैलकुलेशन का फॉर्मूला गलत बता दिया। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, आना तो अमाउंट चाहिए था 1 लाख का 18% 18,000, लेकिन वो 1800 को सिस्टम ने कैलकुलेट करा और उस कैलकुलेशन को जो सिस्टम ने कैलकुलेट करा उसने ओके कर दिया। कहता है सर सिस्टम ने कैलकुलेट करा, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक, क्लियर हो गई? अभी हम इस तरह की एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। भाई मैं तो प्रैक्टिसिंग सी हूँ, तो मेरे पास तो रोज प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया अलग, उसमें पैसा खर्च किया, उसने 4,000 5,000 करोड़ रुपए। एक वेंडर ने अलग सॉफ्टवेयर बनाया, उसका सॉफ्टवेयर बेचारे 10-15 20 करोड़ खर्च कर दी होंगी। तो उसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर को तो पास नहीं कर सकता। ठीक है, अब उनके सॉफ्टवेयर से हमने रिटर्न बनाई, रिटर्न में प्रॉब्लम आ गई। अब हम कह रहे हैं यार हमारे तो सॉफ्टवेयर सही बता रहा था, तो हम किस पे विश्वास करें, उस छोटे सॉफ्टवेयर पे, बड़े सॉफ्टवेयर पे? तो वहां हमें कहाँ यूज करना पड़ेगा? वहां आएगा सीए करना। तो हमें क्या करना चाहिए वहां पे उस केस में? अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो हम डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड होता है सीधा फॉर्म, बजाय हम अपने सॉफ्टवेयर से फाइल करें, हम वहां से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और फिर जो हमने सीए की पढ़ाई करी है हम उसको उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा और उस आउटपुट को हम उस फॉर्म में अप्लाई करके फाइल करेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हमने उनके ही सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट करा तो वो सॉफ्टवेयर हमारा जो है काम नहीं करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं हो गई? ठीक है, आप बात समझ गए यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, अपने आप को बेटर करना है जो आपने सीखा हुआ है। टेबल्स याद करिए, स्क्वायर्स याद करिए। कहाँ तक स्क्वायर? 25 तक। 25 का स्क्वायर 625, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देख लिया हुई आपको बात यहाँ पे, क्या नहीं हुई? चलिए देखो, हमारी जो क्लास है वो अकाउंटिंग की क्लास है
और अकाउंटिंग का बेस है हमारा क्या, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री का बेस क्या है हमारा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल्स से पहले भी हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पर्सनल इम्पर्सनल। ठीक है, तो आज हम इसी पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके आसपास के माहौल में से किसी एक दुकान का, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे बराबर में शोरूम है, सैमसंग शोरूम। ठीक है, तो सपोज करिए आपको एक इतना बड़ा शोरूम डालना है, तो चलिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो हम अपनी जनरल एंट्रीज और हमारे पास इवेंट्स, ट्रांजेक्शन, सारी की सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छी तरीके नहीं होगी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक शोरूम अगर आपको इन चीज़ों को खोलना है तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करते हैं खर्चों, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। मेरी वीडियोस में आपने देखा था हमने मोमोज वाला और वो वाला, अगर आप उसको देखोगे तो वो छोटे लेवल पे था। मैं आपको बड़े लेवल पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटे लेवल का भी सीखेंगे हम मेरी वीडियोस को देख के, बड़े लेवल का भी सीखेंगे। तो बड़े लेवल पे अगर आपने मान लो शोरूम खोलना है तो आपको क्या लगता है क्या होगा, वो जनरलाइज्ड होगा, वो तो सबको पता है कैश होना चाहिए। अब आप जो शोरूम ले रहे हो उसकी एरिया बताओ। नहीं, वो तो ठीक है ना, आप मेन चीज बताओ ना। आप ये कहोगे कि मेरे को 1000 स्क्वायर फुट का शोरूम खोलना है, ऑब्वियसली बात है मेन एरिया में खोलूंगा। ठीक है, 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम ले, ठीक, पहला काम ये हो गया, आया ना। ठीक, तो पहली बात हमने ये डिसाइड किया कि मुझे एक शोरूम खोलना है, मुझे 1000 स्क्वायर फुट का, 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम। बंगेल में ग्राउंड फ्लोर पे 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम कितने का होगा? मैं एग्जांपल देता हूँ, नीचे हमारे बाटा का शोरूम है, आई थिंक वो करीबन 1000 स्क्वायर फीट, उसका किराया 1.25 लाख, सिर्फ 1 लाख। अभी आपने मार्केट को स्टडी नहीं किया, यही प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्योंकि उन चीज़ों को देखते ही नहीं, एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो एक शोरूम अगर आपको बंगेल जैसी जगह में, जो कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड इलाका नहीं है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे कितने का मिल रहा है? 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम कितने का है आपका? तो अगर अट्टा में लेने जाओगे 2000 स्क्वायर फुट का शोरूम तो कितने का होगा? कम से कम 7-8 लाख। ठीक, अब आपको अपनी जेब में एक्सपेंस डालते, तो आपने ये सोचा कि भाई मेरे पास जो है शोरूम अगर मुझे लेना है तो मैं मंगेल का इलाका हम लेके चलते हैं। तो सपोज करो मंगेल के इलाके में एक शोरूम गया तो कितने का किराया बैठेगा? 2 लाख। तो 2 लाख में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी, मेन रोड। तो 2 लाख रुपए का महीने का शोरूम का हमारा रेंटल है। और शोरूम जब आप लोगे तो उसके ऊपर कुछ खर्चा भी करो, फर्नीचर लगाओगे, फॉल सीलिंग करोगे, बहुत सारे एसीज वगैरह, कितना खर्चा मान के सुनते किलो फर्नीचर और कम से कम 15 लाख एसी और फर्नीचर, एसी फर्नीचर फिटिंग कम से कम 15 लाख। 2000 स्क्वायर फुट के शोरूम में 4 एसी चाहिए बेटा, 2000 स्क्वायर फुट के शोरूम में 4 एसी चाहिए, बड़े वाले वो भी, जो एक एसी ही आपका कम से कम 1 लाख का है। आपको क्या लग रहा है ये एसी कितने का होगा? 40,000 45,000 का तो ये एसी है बेटा, जो 150 स्क्वायर फुट के कमरे को ठंडा करने में इसकी सांस आ जाती है बाहर। हाँ, तो वो जो बड़ा एसी आता है छत पे लगता है वेंटिलेशन वाला, उसकी फॉल सीलिंग कराने में उस शोरूम को अगर आपको बिल्कुल चीज करना है, बढ़िया दिखेगा भी तभी मार, कितने का? कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं, वो भी जब आपने फॉल सीलिंग बहुत अच्छी नहीं, ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग सब मिलाओगे, कम से कम मिनिमम 15 लाख बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर कंपनी से आप बातचीत करोगे, कंपनी क्या करती है, अपने सामान को डिस्प्ले करने के लिए खुद ही लगा के जाती है। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 20 तो टीवी चाहिए डिस्प्ले करने, तभी तो बिकेंगे। अलग अलग मेक के अलग अलग उसके, और डिस्प्ले अलग है, स्टॉक अलग है। अभी मैं आपके देखो सोच को डेवलप कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे मजा आएगा। अभी आप तक काम क्या करते हो? अभी आप सब सैलरी पे नौकरी, अभी आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, लेकिन जिस दिन आपने एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करा वहीं आपको मजा आना शुरू होगा।
अपने एम्प्लॉयर का दर्द समझ में आएगा, अपने एम्प्लॉयर की परेशानी समझ में आएगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे कि नहीं, इस बंदे को तकलीफ है। और जब तक आप अपने एम्प्लॉयर की तकलीफ को नहीं समझते, आप ढंग से वर्किंग नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, दिल नहीं लगाते एम्प्लॉयर्स के साथ। ठीक है, अरे यार ये नहीं करेंगे, यहाँ कहीं और नौकरी करेंगे, तो ऐसे कहता है, तो वैसे कहता है। अरे हम तो चाय पी रहे हैं, उसके ऊपर टोक दिया, बाहर 2 मिनट खड़े हो गए, उसके ऊपर टोक दिया। बट जस्ट वियर हिज शूज, उसके जब जूतों में घुस के देखो ना, उसको कितने कांटे लगे हुए हैं अंदर तक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वही काम करो जो वो कर रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, शोरूम के लिए रेंटल 2 लाख, और कम से कम 15 से 20 लाख, 20 लाख का मान के चलो, फर्नीचर वगैरह जो आपका लगे। स्टॉक 25 टीवी, कम से कम 20-25 फ्रिज, कम से कम 20 फ्रिज आपके पास डिस्प्ले में हमेशा होने चाहिए। वो अलग बात है, बेच आप उनको दोगे, वो स्टॉक का भी काम करते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले में लगे रहेंगे ना आपके पास, अंदर तो नहीं बंद रहेगा। आप उनको साफ करते हो डिस्प्ले में, और आपको ये एक्चुअल में देखना, तो आप बराबर में जाकर देख लो, इतने लगे होंगे सारी चीज। ठीक है, तो आप क्या मान के चलते हो, एक टीवी आज की डेट में 25 से 30 हजार, 20 टीवी मतलब 6 लाख। अब देखो मेरी कैलकुलेशन फास्ट, एक सेकंड में आपको आंसर दिया, आप सोच रहे होगे। ठीक है, कितने कैसे कैलकुलेट करा हमने, 30,000 का टीवी, 30 दूनी 60, 1 0 था। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। तो कैलकुलेशन फास्ट हुई तो हमने काम जल्दी कर लिया ना, इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत। उसके अलावा अब आपका फ्रिज वगैरह ले लो, चलो मैं कहता हूँ बाकी सब आइटम 40 के करीब होंगे, 25 एवरेज मान लो, 25 चौक 100, 10 लाख, 10 और कितना हुआ 16, और 20 पहले कितना हुआ 70। जिससे ये लोगे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, वो आपसे कम से भी कम 2 महीने या 3 महीने का रेंटल सिक्योरिटी में रखवा देगा। कितने हुए टोटल बेटा, हाँ लिख लेते हैं चलो। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा अभी तक, फर्नीचर कितने का है, 20 लाख, 20 लाख कर दिया ना इनपुट, ज्यादा भी हो सकता। और बताओ, अब आपका डिस्प्ले, ठीक है, जैसे हमने लिखा टीवी 6 लाख, ठीक है, अदर्स 14, 20 लाख का ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा रेंट सिक्योरिटी 6 लाख, और रेंट तो देंगे, सिक्योरिटी दिया तो हर में वो देखो, एक होता है जो फिक्स हो गया, ये तो हिलेगा ही नहीं अब आपका, ये तो आप हिला नहीं सकते ना। ये तो रेंट दोगे तो भी 6 लाख तो ब्लॉक ही रहेगा उसके पास। ठीक है, 2-3 महीने के आपके पास से रेंट लेके बैठेगा, चलो 2-3 महीने नहीं ले रहा, 2 लाख के हिसाब से 4 तो ले नहीं लेगा। ठीक है, ये तो रखेगा ही रखेगा। और कुछ, हाँ इसके अलावा फिक्स बताइए मुझे, इसको हम कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओपेक्स हम अभी बात करते हैं दोबारा, ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में और क्या खर्चा होगा भाई, ये तो खर्चा आपका हो गया ना, इसको तो आप बार बार नहीं करोगे ना, एक बार करके छोड़ोगे। और एडवर्टाइजमेंट एंड मैनर्स, कितने के, 2 लाख कम से कम। बाहर का एक बोर्ड ही बोर्ड बन जाएगा 1 लाख का, लाइट बोर्ड अगर आप बनाओगे, इधर उधर छोटे मोटे बैनर या अंदर कोई, ये सब आपका होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड बैनर्स। और अब आ रहा है देखो निकल के, तो एक व्हीकल हम ले सकते हैं, किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेटर है अपने पास एक और फिर कांटेक्ट कर, कि हमारा काम ना रुके। अपने पास होगा तो दूसरा हमें धमकी भी नहीं देगा, ठीक है, और भाई तू आजा कर लेंगे, लेकिन अपना तो है कि सर अभी नहीं, 2 घंटे बाद पहुंचा दूंगा। अपना एक व्हीकल होना जरूरी है। ठीक है, आपने एक टाटा 407 ले लिया, टाटा का मतलब कोई बोल लिया, मुझे भी नहीं पता सही है कि नहीं है, कितने का होगा, ठीक है 8 लाख का मान लेते हैं। और कुछ, और लोग इसके बिना भी काम कर सकते हैं,
पर एक अच्छे लेवल पे शोरूम को रखना है, तो ये जरूरी है। और कुछ कार मालिक की जरूरत है, कार भी होनी चाहिए। यस, यही सुनना चाहता था। इस बिजनेस के लिए मुझे उसकी कार की जरूरत नहीं है, पर टाटा 407 इज अ बिजनेस इन्वेस्ट, वो जरूरत। और क्या होगा बेटा, और क्या चीज हो सकती है? साफ तो भी रखेंगे, वो ओपेक्स में आएगा बेटा, वो ओपेक्स में आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार देना, हर महीने देना। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और कुछ? चलो याद आएगा फिर रखेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, क्या करना है हमारे पास रेगुलर खर्चे में? रेंटल, ओपेक्स का पहला पार्ट 2 लाख का। उसके बाद एम्प्लॉइज, ठीक है, 2 तो सेल्समैन चाहिए कम से कम। कितनी सैलरी होगी? कम से भी कम 30,000, ठीक है। तो 2 सेल्समैन की 60,000 की सैलरी मान लो, 0.60 रुपीज लाख में ही ले लेते हैं इनको हम, ठीक है। और एक डिलीवरी का बंदा चाहिए, कितने का? 10-12,000, कमीशन तो अपने ले लेते हैं, 12,000 मान लो। और एक अकाउंटेंट चाहिए, कितने का? अकाउंटेंट कितने का होगा? हाँ भाई तुम बताओ कितने का होगा अकाउंटेंट? आप बताओ भाई, 20,000 से, आप बताओ कितने का? 15 का। और आप बताओ अकाउंटेंट का, बताओ इतने बड़े बिजनेस में कितने का होगा? 40,000। आप बताओ। आप बताइए। 20,000 से ऊपर नहीं देता दुकानदार। यहाँ मैं आपको रियलिटी सिचुएशन बता रहा हूँ। जिन्होंने 20 के आसपास बोला है, या 20-25, वो ठीक है। जिन्होंने 15 बोला वो भी नए हैं, उनको भी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। लेकिन जिन्होंने 40 बोला वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अकाउंटिंग जॉब इतना पैसा नहीं देती, ठीक है। सीक्वेंस है, सिक्योर्ड है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। तो बेटे तुम दुकान नहीं खोली है ना, इसका काम ही नहीं है, तब भी नहीं देगा कोई दुकानदार, नहीं देता। कंपनीज में आपको पैसे मिलने की ज़्यादा आती है। या क्या है, 2 आपने यूनिट बेच दी, 10 यूनिट बेच दी, 20 यूनिट बेच दी, कितना काम करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, मुश्किल है, नहीं देना, ठीक है। और बताइए, हम ही प्रेफर नहीं करेंगे, हम ही कह देंगे नहीं मिलेगा। यस, तो आपका पेट्रोल का खर्चा, अरे अभी बंदे तो बताओ यार पूरे, तुम यार बीछा। हाँ, मालिक खुद ही मैनेजर होता है ऐसे शोरूम में, इसके अलावा कोई बंदे की जरूरत है उसको? ये आ गया ना अकाउंटेंट, डिलीवरी वाला बंदा आ गया, 2 सेल्समैन आ गए, और वो भी नहीं रखेगा। हाँ, ऐसे में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो एक चाय पानी पिलाने वाला रखते, जो कई बार लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि वरना नीचे से मंगवाओ, ये मंगवाओ, या कॉफी वेंडिंग मशीन ले लो। कॉफी वेंडिंग मशीन में भी कोई खुद नहीं ले आता, अब उसमें सेल्समैन जाएगा तो उसको कुछ बेइज्जती लगेगी, अकाउंटेंट जाएगा उसको बेइज्जती, डिलीवरी वाले से कोई पिएगा नहीं, वो बेचारा नीचे खड़ा हुआ धूप में, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक आप पियोन रख सकते, ठीक है बेटा। वही इसीलिए कह रहा हूँ मैं, सब काम होगी, और चाय पानी क्लीनिंग व्लीनिंग सब करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट हुई सेल्स की, मतलब उसकी एम्प्लॉयज 60, 70, 80, 90, 100, 1,12,000, ठीक है। 1 लाख ही ले लें, इसको भी 10 ही कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या खर्चा होगा बोलिए? सब रिकवर कर लेंगे भाई साहब। आपका जा रहा है, 200 रुपये दे दो चेक करके, 300 रुपये दे दो चेक करके, 200 रुपये चेक करके गए, जो ले जा रहा है वो तो हमारा ही बंदा ना 10,000 का, तो 200 रुपये में पेट्रोल रिकवर कर तो लिया तुमने, लगेगा तुम्हारी जेब से रुपया? नहीं लगेगा। यहाँ से सोचो। और बताओ, कैमरा इंस्टॉलेशन इधर आना चाहिए, कम से कम कितने कैमराज लगेंगे? 8 या 8 कैमरे तो कम से कम लगेंगे, ठीक है। 8 कैमरे का मतलब लगभग
25 के करीब का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, 25,000 का खर्चा लग जाएगा। 4 कैमरे 16-17 हज़ार के आते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के आप लोगे SD तो 25,000 का मान के चलो। लगाने वाला भी ले आता है, बड़ा शोरूम है, तार भी बहुत लंबी लगेगी, इधर उधर घूमेगी ना, बड़ा शोरूम है, छोटी जगह नहीं है। और बताइए, ये अच्छी चीज आपने पकड़ी इसके अंदर। और बताओ सिस्टम। अब अकाउंटेंट कह रहा है मेरे तो सिस्टम ही नहीं है। फर्नीचर में मान लो, ठीक है, या चलो कंप्यूटर में अलग से लिखता हूँ। कंप्यूटर ले लो आप 40,000 के करीब का। ठीक है, और कुछ, और कुछ? चलो छोटे मोटे और खर्चे होंगे तो आ जाएंगे। तो बेटा अब दूसरी चीज, आपका कितना आ गया यहाँ पे खर्चा? 20, 40, 44, 45, 46, 54, ठीक है, लगभग 55 लाख। राइट? आपके पापा के पास पैसे हैं, उन्होंने कहा लियो एक बारी में मुझसे, बता कितने से, कितने लोगे? 55? हाँ भाई, कितने? 55? एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है यहाँ पे भी। आ गया 40,000, वैसे तो महंगा है, 20,000 का आएगा कम से कम। हाँ 50 कर दो इसे, चल इसको 50 कर देते हैं, हो जाए। हाँ जी, अरे तेरे पापा के पास बहुत पैसा है, नहीं लेना है, मत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। हाँ जी, ये तो डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले कितने की थी हमारी? डिस्प्ले कितने की थी? कब का है डिस्प्ले? उसे ही थोड़ा बेचोगे बैठ के? कितने का स्टॉक? कम से कम 45 लाख जो बचे हैं ना, सब स्टॉक में घुसा दो। इतना स्टॉक नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। आज 2 फ्रिज बिके, 3 फ्रिज बिके, 4 फ्रिज बिके, क्या करोगे? और आपको नहीं पता लगता, बहुत तेजी से बिकता है माल। अगर आपका सब कुछ सही है तो माल बिकता है आपका। ठीक है, और कुछ? हाँ भाई, किस्मत बहुत अच्छी तो नहीं होती कई बार, साल भर तक नहीं डूबने की प्रॉब्लम नहीं, डूबने की मत सोचो, लेकिन चलने में समय लगेगा ये सोचो। तो आपने साल भर का खर्चा कितना है आपका? 2 और 1 3 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए अदर मान लो। ठीक है, बिजली सब मान लो। कितना? 2 3 4 लाख। कितना और चाहिए? कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आपका फर्नीचर का शोरूम, और सॉरी इसका कितना ओ उसकी जरूरत। बेटे कैश ही तो रखा ना, 50 लाख, 50 लाख कैश ही तो है तेरे पास से, 50 लाख कैश है। मैं बताता हूँ क्या होगा। 1 करोड़ तो आपको नगद चाहिए, जो आते ही खत्म हो जाएगा। और इन खर्चों के लिए आप जब 1 करोड़ लगाओगे तो आप बैंक को अप्रोच करोगे, जो ये कहती है, और आप वहां पे ये तो आपकी फिक्स कैपिटल हो गई। और आप इस 50 के लिए क्या करोगे? ये जो आपको चाहिए, यहाँ पे आप एक CC ले सकते हो बैंक से, या पापा से कह सकते हो, पापा एक 50 लाख का मेरा एक अकाउंट में डाल दीजिए, जब भी जरूरत होगी तो मैं वहां से यूज करूंगा। अगर जरूरत है तो, आपके अकाउंट में होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेरा एक बजट और मार्जिन बना के रख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा बात? तो ये CC हो सकता है। जरूरी है कि पापा के पास पैसा ना हो तो इतना बड़ा बिजनेस खोल के बैठना, उसी कैपेसिटी के अंदर काम करोगे ना। हमने बड़ा ही ये काम इसलिए शुरू किया कि मेरे पिता के पास पैसा है, तो इन्वेस्टमेंट करिए और कमाइए, कोई बुराई नहीं है। मेहनत आपके हाथ में है, कोई बिजनेस बुरा नहीं होता। बड़े आदमियों के बच्चे ऐसे नहीं होते कि सारे बेकार होते, पैसा लगवा के जीरो करते हैं, वो कमाते हैं।
और सच में कमाते हैं। ठीक है, समझदारी, कुछ लोग बेवकूफी में कमाते हैं, कुछ समझदारी से कमाते हैं। ये हो गई मेरी बात। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज आएंगी। ठीक है, कौन कौन से अकाउंटिंग फ्लो हुए बताइए, क्या क्या हुआ यहाँ पे, कौन कौन से अकाउंटिंग फ्लोज हुए जिनकी हम जनरल एंट्री मारेंगे। सबसे पहला काम कैपिटल, कितने की आएगी कैपिटल। देखो अब जो बिल्कुल नॉन कॉमर्स है, भूल जाओ तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम वाकई में एक शोरूम खोल लेते हो, ये थोड़ा ना तुम अकाउंटिंग होना। हाँ, कितने पैसे होने चाहिए बेटा तेरे पास, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डू यू नीड, कितना पैसे की जरूरत है तुझे एक शोरूम खोलने। ये जो इतना कैलकुलेशन करने का नहीं होगा, तुक्का मार दे तो बेवकूफी। कितना पैसा चाहिए अभी करंट के लिए, 1.5 करोड़ चाहिए ना, जिसमें से 1 करोड़ तो आपको इंस्टेंट चाहिए अभी की अभी, और 50 लाख आप चाहते हो मेरे पास मार्जिन के रूप में आप रख लो। ठीक है, क्लियर हो गई। तो आप एक सिक्योरिटी ले सकते हो पापा से कि मेरा एक 50 लाख की आप सिक्योरिटी अपने पास रख लो। ये ना हो कि जब मैं आऊं तो बेटा अभी तो पैसे थे को 1 करोड़ दिए थे, वो कहाँ खर्च हो गए, वो कहाँ खर्च हो गए, मैं टेंशन नहीं लेना चाहता। और ये फैक्ट भी है, अगर आप बिजनेस करते हुए आपके पिताजी रोज आपसे पूछे हाँ भैया कहाँ गया पैसा, कुछ सेल हुई कि नहीं हुई, तो आप बिजनेस, उनको भी विश्वास रखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, विश्वास रखिए, समय दीजिए। आप बिल्कुल ही बदमाशी कर रहे हो, पता लगा सुबह उठे 12 बजे जा रहे हो, हाँ भाई काम वाली हुआ 4 बजे निकल के पापा का दोस्तों के साथ जाऊँ, तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन अगर उनको दिख रहा है कि मेरा बेटा सुबह से निकल के और रात तक अपने बिजनेस के अंदर बैठा है, मेहनत कर रहा है, तो वो आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे, और वही होना भी चाहिए। और जब आपके पिताजी को आप पे इतना विश्वास होगा तभी पैसा भी कभी मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा भी नहीं। ये भी ध्यान रखो, पिता सब जानता है अपने बच्चे के बारे में। तो आपके पास कितने पैसे की जरूरत है बेटा। तो अब यहाँ पे मैं एक नई चीज लाता हूँ, मैं हूं एक बिजनेस, ठीक है, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, इधर खड़ा कर लिया, इधर मैंने खड़ा कर लिया अपने एसेट्स। ठीक, तुमने 1 करोड़ मुझे दिया, मैंने कहा वाह मजे आ गए, मेरे पास 1 करोड़ आ गया। समझिएगा इसको, ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी। तुमने कहा 1 करोड़ दिए, मैंने कहा मजे आ गए भाई, मेरे पास 1 करोड़ आ गया। लेकिन ये 1 करोड़ मेरा नहीं है। मैं कहता हूं ये 1 करोड़ मेरा नहीं है, किसका 1 करोड़ है। याद दिया मुझे, क्या नाम है तुम्हारा। हाँ, रिया। तो रिया ने मुझे 1 करोड़ दिए, तो ये रिया का पैसा है, और ये 1 करोड़ रुपए मेरे पास कैश में या मेरे बैंक में पड़े हैं। रिया ने कहा मेरा पैसा वापस करो, मैं तो नहीं करती बिजनेस। तो बिजनेस क्या कहेगा, अच्छा रिया तुम अपना पैसा वापस लो, ठीक, मैं अपने घर जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास ना तो पैसा है ना तुम्हारी लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात के लिए। तो बिजनेस क्या करता है काम, बिजनेस एक ऐसा इंसान है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। उसका काम है बैलेंस रखना, उसका काम है बैलेंस रखना। तो आप बैलेंस कैसे रख रहे हो, आप कह रहे हो रिया इज इन्वेस्टिंग व्हाट 1 करोड़ रुपीज एज कैपिटल। आपका लोन नहीं है, आपको मुझे उधार पे पैसा नहीं दे रहे हो, आप कोई क्रेडिटर नहीं हो जो मुझे उधार पे माल दे रहे हो, आप मेरे मालिक हो, आपका स्पेशल नाम है कैपिटल। तो आपने मुझे कैपिटल में कितना पैसा दिया, 1 करोड़। मेरे हाथ में क्या है, 1 करोड़ रुपया, चाहे बैंक में पड़ा है चाहे कैश में पड़ा है। तो मेरे दोनों हाथ तराजू की तरह बराबर है, मेरे हाथ कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते, बराबर रहते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस शीट। मेरी हमेशा ये शीट जो है बैलेंस रहती है, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो 1 करोड़ की लायबिलिटी है तो 1 करोड़ का एसेट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 1 करोड़ की लायबिलिटी है तो 1 करोड़ का एसेट है। बार बार मैं बोल रहा हूं 1 करोड़ की लायबिलिटी, 1 करोड़ का एसेट। रिया कहेगी मेरा पैसा वापस लो, लो रिया तुम्हारा पैसा वापस। मेरे पास क्या है, ना तो 1 करोड़ की लायबिलिटी, जीरो हो गई लायबिलिटी, एसेट भी जीरो हो गया, यानी कि मेरे पास कैश भी नहीं बचा, बैंक भी नहीं बचा, तो मैं अपने घर चले जाऊंगा, खत्म हो गया। क्लियर। इस कंसेप्ट में कहीं किसी को दिक्कत हुई, कोई कंफ्यूजन। मैं भी जनरल एंट्री पे नहीं आ रहा, मैं आपको सिर्फ सोच का तरीका बदल रहा हूं कि जब बिजनेस के अंदर हम एंट्री करेंगे तो सोच क्या कहती है। अब सोचने वाला तो ये भी कहेगा कि रिया की जेब में से पैसा निकल गया ना, ऐसे नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि बिजनेस के पास पैसा आया और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई टुवर्ड्स रिया। क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, अब बिजनेस करेगा, सारे खर्चे करेगा तुम्हारे कहने पे, लेकिन बिजनेस करेगा, कैसे करेगा वो समझिए। आप कहोगे ठीक है भाई साहब फर्नीचर में पैसा लगवाइए, फर्नीचर वाले को आपने 20 लाख रुपए में फर्नीचर लगवा दिया। अब हम इस नीति में जगह सर पहले 1 लाख रुपए देंगे, फिर वो कुछ करेगा, फिर उसको माल के पैसे देंगे, ये देंगे। मान लेते हैं ना 20 लाख रुपए हमने उसको तभी दिया, उसका काम कर।
1 महीना निकल गया, हमारा पूरा फर्नीचर सेटअप हो गया, कोई दिक्कत, 20 लाख रुपए लग गए। अब क्या हुआ, बिजनेस खड़ा है, रिया की लायबिलिटी कितनी है, उसको कितना देना है रिया को, 1 करोड़ देना है ना, तो क्या करेगा वो, रिया कहती है मेरा पैसा कहाँ है भाई बता, तो बिजनेस क्या क्या कहेगा, बिजनेस क्या कहेगा, कहेगा 20 लाख का तो भाई तेरा फर्नीचर है और 80 लाख मेरे पास पड़े बैंक में या कैश में, हाथ बैंक में ही मान लेते हैं। तो बिजनेस के पास कुछ है, तुम तो लाओ मेरे पैसे वापस करो, कि ले अपना फर्नीचर ले जा और पकड़ 80 लाख रुपए, मैं जाता हूँ ऊपर घर, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब तुम कहोगी इस फर्नीचर का मैं क्या करूँ 20 लाख का, ये तो एक पैसे का भी नहीं है, कहना वो नुकसान तेरा है। अब मैं यहाँ पे एक नई सिचुएशन पैदा कर, 2 महीने बाद रिया का मन बदल गया, मैं तो नहीं खोलती फर्नीचर का, बंद करो जी मेरे बस की, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। हम बात कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट हमेशा बराबर रहेगी, ये जो बैलेंस शीट है बिजनेस ही हमेशा बराबर रहता है। रिया ने कहा मैं नहीं कर रही जी, पैसा कितना खर्च हुआ उसका, आ जा भैया फर्नीचर लगाया था, हाँ जी लगाया था मैम साहब, ये नहीं जैसे उखाड़ के वापस, मेरा तो हो गया लंदन में एडमिशन, मैं जा रही हूँ बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पापा आप इससे पैसे नहीं लगा रही, मैं वहां से पढ़ के आऊंगी तो अपनी अच्छी खासी जॉब, पॉसिबिलिटी है ऐसा होता है। अब क्या होगा बिजनेस के साथ, वो 20 लाख रुपए में कितना मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं, लगाई था अभी, लेकिन उखाड़ने में करने में दोबारा लगाने में किसी को जरूरत है नहीं है, सपोज करो उसके बदले में आपको 6 लाख रुपए ही मिले, इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, उखाड़ने का सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिकवरी कितने की हुई, 6 लाख, चीज कितने की थी, नुकसान कितने का हुआ, ठीक। मुश्किल तो नहीं सिखा रहा चीजें, अकाउंटिंग कोई मुश्किल तो नहीं है, हर इंसान करता है, डॉक्टर भी यही करता होगा, अगर अपना ऑफिस खोलता है और उसके बाद क्लिनिक खोलता है और उसके बाद बंद करता है उसको चलाता है, इंजीनियर भी यही करता होगा, एडवोकेट भी यही करता होगा। मैं तो कहता हूँ घर पे हमारे माँ बाप भी अपना बजट बनाते हैं ना सब, एक छोटा सा बच्चा भी ये कहता है अरे यार ये मेरा एग्जाम है, मैं ये पढ़ूंगा, बजट तो वो भी बनाता है, काम तो वो भी करता है, अकाउंटिंग तो वो भी करता है, तो हर इंसान अकाउंटिंग करता है, ध्यान रखिए, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज एन अकाउंटेंट। कोई ये कह दे कि मैं डॉक्टर हूं ना, तू अकाउंटेंट भाई, पहले जेब में पैसा पता रखता, हाँ भाई साहब, तो तू अकाउंटिंग का हिसाब रखना है, तो वो जेब का पैसा पता है ना, तो पैसे का हिसाब, किसी भी चीज का हिसाब रखना इज अकाउंटिंग। तो अ डॉक्टर इज एन अकाउंटेंट, अ इंजीनियर इज एन अकाउंटेंट, एवरीबॉडी इज एन अकाउंटेंट। कौन ऐसा है जो अकाउंटिंग नहीं कर रहा, एवरीबॉडी इज डूइंग अकाउंटिंग। अभी मेरी बात करी, मेरे बैंक में क्या पैसा है क्या नहीं, मैं हिसाब रखता हूँ ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सबका, तो मैं अकाउंटेंट तो नहीं। सिर्फ हमें क्यों अकाउंटेंट बोला जाता है, क्योंकि हम उस अकाउंटिंग को एक प्रॉपर वे में करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, एक सेट पैटर्न है हमारा, एक स्टैंडर्ड्स है हमारे, कि मुझे ऐसे टी फॉर्म में अकाउंट बनाना है जी, मेरे को कैपेक्स ओपेक्स देके चलना है, ठीक है। तो हम कैसे काम करते हैं, हम सेट पैटर्न पे काम करते हैं। अब नुकसान क्या हुआ, बस इसी के बाद हम खत्म करेंगे। नुकसान क्या हुआ आपको 14 का, तो ये कहेगा कौन, जो बिजनेस है, जो झूठा एक एसेट, एक इंसान है झूठा, क्योंकि भाई 14 लाख का नुकसान हो गया, पकड़ अपना नुकसान, तो तुम्हारी तब फेंक दिया उसने नुकसान, ठीक है। और 6 लाख मेरे कैश में बढ़ गए, कितने आ गए 86 लाख। 14 लाख का नुकसान भी तेरा नुकसान है, मुझे नहीं पता, तो आपने खर्च से अपनी कैपिटल में से नुकसान घटाया, कितनी रह गई आपकी कैपिटल, 14 लाख घटने का 86, कैपिटल रिमेन 86, और यहाँ पे आपके पास बैंक में कितना पैसा है 86, 80 तो था, 6 लाख और आ गया, कितना है आपके बैंक में पैसा 86, और यहाँ आपकी कैपिटल में कितना है, बैलेंस बराबर, ले भाई दिया तो अपना 86 पकड़, तू लंदन घूमने जा, खत्म, बिजनेस बंद, हम चल। तो नुकसान कहीं हुआ तो किसका हुआ, एंटरप्रेन्योर का। बिजनेस कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं, जो दोगे वो रखूंगा, नुकसान होगा तो तेरा, फायदा हुआ तो तेरा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। एंड की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कल देखेंगे क्लास एक्स्ट्रा होगा। ये लॉजिक समझ में आपको जो मैंने समझाया कि किस तरीके से बिजनेस को हमने क्रिएट करा, और क्रिएट करने के बाद किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ेंगे, क्या एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, वो एक सेट पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लासेस एंड करते हैं, ठीक है। आप सबका मेरी क्लासेस को बहुत ही शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद, और आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को ही बताएं, ठीक है। थैंक यू।